नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो समझाऊंगा और फिर इन्हीं पर आधारित हमारी एनसीईआरटी बुक में कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन सभी एग्जाम्पल्स को हम सोल्व करेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में इस चैप्टर की एकमात्र एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और पिछले वर्षों में जो बोर्ड एग्जाम्स में हमें क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, इन सभी टाइप्स के क्वेश्चन जो हमें पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब देखिए, आगे इस चैप्टर में कुछ टर्म्स आती है, कुछ ऐसे नाम आते हैं जो बार बार इस चैप्टर में रिपीट होंगे। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली टर्म है हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और दूसरा है आउटकम्स। तो इन्हें समझने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ कि हम डेली लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जैसे एक सिक्का उछालना हो गया, एक डाइस रोल करना हो गया, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट में देखिए कि जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं तो ऊपर क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो पहला एक्सपेरिमेंट है दैट इज टॉसिंग ए कॉइन। टॉसिंग ए कॉइन, जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो क्या होता है, हमें हेड भी अपीयर हो सकता है और टेल भी अपीयर हो सकती है। तो अब यहाँ पर ये हेड और टेल, ये क्या है, इस एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स हैं। क्लियर? तो यानी जो परिणाम होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, उनको हम यहाँ पर इंग्लिश में, गणित की भाषा में क्या कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं। ठीक। अब बात आती है कि जी इस एक्सपेरिमेंट को, यहाँ एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग ए कॉइन, इस एक्सपेरिमेंट को आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों कहा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट ये कहा है कि कॉइन टॉस करने से पहले हम निश्चित रूप से ये नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटकम पहले से निश्चित नहीं होती, ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। ऐसे ही दूसरा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है दैट इज रोलिंग ए डाइस। दूसरा क्या है, एक डाइस रोल करना। डाइस पे आपको पता है 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है दैट इज रोलिंग ए डाइस। तो इस एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम्स है वो क्या है, संख्या 1 भी हमें ऊपर अपीयर हो सकती है, 2 भी अपीयर हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 या 6। ये 6 आउटकम्स जो है इस एक्सपेरिमेंट की है। अब ये एक्सपेरिमेंट भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों है? क्योंकि आप एक डाइस रोल करने से पहले आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि जी संख्या 5 ही आएगी, ऐसा नहीं कह सकते आप। हो सकता है कि आ जाए लेकिन निश्चित नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की आउटकम भी पहले से निश्चित नहीं है, तो रोलिंग ए डाइस भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इस टाइप के हम काफ़ी सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट जो बिल्कुल ही आसान आसान है, इस चैप्टर में हम काफ़ी इनका जिक्र करेंगे। अब देखिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट और इसके आउटकम्स को समझने के बाद मैं आपको ये समझाता हूँ कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स वास्तव में इन्हीं आउटकम्स का ही एक समूह होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेता हूँ, रोलिंग ए डाइस। जब हम एक डाइस रोल करते हैं तब मान लेते हैं कि हमारी कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें 4 से बड़ा नंबर चाहिए। तो गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर कौन कौन से हो गए भाई, 5 और 6, ये 2 ही नंबर हैं। तो अब देखिए कि इन 2 आउटकम्स का ये समूह है, ये एक इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इवेंट को आप कोई भी नाम दे सकते हो, इवेंट ई।
इसी तरह से मैं एक और इवेंट डिफाइन कर लेता हूँ कि गेटिंग एन इवन नंबर, कि जब एक डाइस रोल करते हैं तो एक इवन नंबर आना जो है, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक घटना है। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर? 2, 4, 6। तो इस इवेंट में कौन कौन सी आउटकम्स होगी? 2, 4 एंड 6। तो इन 3 आउटकम्स का ये जो समूह है ये क्या बनाता है? एक इवेंट बनाता है। ठीक, इसी तरह से आप कोई और इवेंट भी डिफाइन कर सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे गेटिंग एन ओड नंबर। अब ओड नंबर कौन कौन से आपको पता है? 1, 3 और 5। ये 3 ओड नंबर है, तो इस इवेंट में ये 3 आउटकम्स आ जाएगी, 1, 3 और 5। इसी तरह से हमारा ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ए कॉइन, इस पे भी हम इवेंट डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मान लिया कि हमने एक कॉइन टॉस किया है, तो उसमें हेड आना एक इवेंट हो सकता है, टेल आना दूसरा इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो हेड प्राप्त करना है उसको आप नाम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे दो, जैसे मैं यहाँ पर एच दे देता हूँ। ठीक है, तो गेटिंग ए हेड। ठीक है, इसी तरह से दूसरा इवेंट जो आप इसको टी भी नाम दे सकते हो, एक्स भी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे दो, गेटिंग ए टेल। ठीक, अब आगे मैं समझाता हूँ कि फेवरेबल आउटकम्स कौन सी होती हैं। अब वापस उसी इवेंट पे चलते हैं कि जिसमें हमें 4 से बड़ा अंक प्राप्त करना है। अब देखिए कि इस इवेंट के लिए आपको कौन कौन से आउटकम चाहिए। 4 से बड़ा अंक प्राप्त करने के लिए आपको एक तो 5 चाहिए और एक 6 चाहिए। तो जो आउटकम्स आपको चाहिए ना, वही क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स होती है। ठीक, तो इस इवेंट के लिए आपको चाहिए 5 और 6, यानी ये 2 आउटकम्स चाहिए। तो ये दोनों आउटकम्स क्या है? इस इवेंट की फेवरेबल आउटकम्स है। बाकी कोई भी आउटकम इस इवेंट की फेवरेबल नहीं है। इसी तरह से अगर आपका इवेंट क्या है? एक इवन नंबर प्राप्त करना, तो इवन नंबर के फेवर में कौन कौन आएगा? तो देखिए, इवन नंबर प्राप्त करना, तो इवन नंबर यहाँ पर क्या है? 2, 4, 6। तो ये 3 आउटकम्स क्या है? इवन नंबर की फेवरेबल होगी। ठीक, इसी तरह से ओड नंबर अगर हमें प्राप्त करना है किसी इवेंट के अंदर, तो 1, 3 और 5 इसकी फेवरेबल होगी। ठीक, यानी किसी भी इवेंट में जो आउटकम हमें चाहिए वो क्या होती है? उस इवेंट की फेवरेबल आउटकम्स होती है। अब आगे आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं। अब जैसे मान लिया कि आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, एक डाइस रोल किया है, तो वहाँ से देखिए कि हमारे पास ये 1, 2, 3, 4, 5 से ये आउटकम्स आती है। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि एक डाइस के ऊपर ना जितनी संभावना संख्या 1 ऊपर आने की होती है ना, उतनी ही संख्या 2 ऊपर आने की होती है, उतनी ही संभावना संख्या 3, इतनी संभावना 4 और इतनी संभावना 5 और इतनी ही संभावना संख्या 6 ऊपर आने की होती है। यानी हर एक आउटकम के प्रकट होने की संभावना क्या है? बराबर है यहाँ पे। तो ऐसी आउटकम्स जिनके प्रकट होने की संभावना सेम होती है, समान होती है, वो क्या कहलाती है? इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाती है। इसी तरह से जैसे हम एक कॉइन टॉस करते हैं, तो जितना हेड ऊपर आने की संभावना होती है उतना ही टेल ऊपर आने की संभावना होती है। तो ये दोनों आउटकम्स भी क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। और अगर हमारा कॉइन बिल्कुल फेयर है, कहीं से अपन एक तरफ से हैवी नहीं कर रखा है उसको, ठीक है, तो आउटकम्स हमेशा ही क्या होगी? इक्वली लाइकली आउटकम्स होगी। और वैसे भी 10th क्लास के मैथमेटिक्स में जो प्रोबेबिलिटी है, यानी जो चैप्टर हम अभी कर रहे हैं ना, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी इक्वली लाइकली आउटकम्स पर ही आधारित हैं। यानी आपको जितनी भी आउटकम्स मिलेगी वो इक्वली लाइकली आउटकम्स ही मिलेगी। तो इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, सर कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होती कहाँ नहीं?
अब कई बार क्या करते हैं कि कुछ सिक्कों में ऐसे बदमाशी कर देते हैं कुछ लोग, यानी उसकी डिज़ाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी कर दी जाती है कि जैसे आप उसको टॉस करते हैं ना, तो कई बार हेड ज़्यादा ऊपर आता है, कई बार टेल ज़्यादा ऊपर आता है। लेकिन अगर फेयर कॉइन होगा तो जितनी चांस हेड ऊपर आने के होते हैं उतने ही टेल ऊपर आने के होते हैं, यानी ये हमारे जो कॉइन्स होते हैं लगभग इक्वली लाइकली आउटकम्स वाले ही होते हैं। अब आइए इस चैप्टर के मेन टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए कि प्रोबेबिलिटी हम हमेशा किसी न किसी इवेंट की ही डिफाइन करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को हम ऐसे लिखते हैं कि किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये जो इवेंट ई है, जो घटना ई है, इसके घटित होने की संभावना कितनी है, इसके घटित होने की संभावना कितनी है, वो क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो एक जब डाइस हम रोल करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम, एक डाइस रोल करते हैं, तो 4 से बड़ी संख्या ऊपर आने की संभावना कितनी है, हमें ये देखना है। तो इसके लिए देखिए हम ये देखते हैं कि जो इवेंट ई है, 4 से बड़ा अंक प्राप्त करने की जो घटना है, उसके फेवर में कितने इवेंट है, फेवर में है 1 और 2 इवेंट। कितने इवेंट है फेवर में, 2 इवेंट है। तो जो जितने इवेंट फेवर में है वो हम यहाँ पर लिखते हैं डिवाइड बाई इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल इवेंट्स कितने हैं। टोटल इवेंट है 1 2 3 4 5 और 6। टोटल इवेंट कितने हैं, 6। ठीक, तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 2/6। या इसको हम कट करें तो 2 1 2 2 3 6 1/3 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इवेंट क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर। यानी जब आप एक डाइस रोल करते हो तो एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, एक इवन नंबर आने की संभावना कितनी है, वो हमें देखना है। तो इवन नंबर के फेवर में देखो कितनी आउटकम्स हैं, 1 2 3। इवन नंबर के फेवर में कितनी है, 3। तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ऊपर लिखी जाती है, डिवाइड बाय टोटल। टोटल जैसे अभी आपने काउंट की थी, यहाँ पर ये 6 आउटकम्स है, तो टोटल कितनी होगी, 6। तो 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसी तरह से आप बताइए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी, फटाफट कमेंट कीजिएगा कि जी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब जी के फेवर में देखिए कितनी आउटकम्स है, 1 2 3 है, ठीक, और टोटल कितनी है, 6। तो फेवरेबल बाई टोटल, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। क्लियर। तो इस टाइप से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी की परिभाषा को भी समझ सकते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो इवेंट ओकर होने की, वो इवेंट हमें प्राप्त होने की जो संभावना होती है, उस संभावना का जो माप है वो क्या है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। किसी भी इवेंट के होने की या उसे प्राप्त होने की जो संभावना है, उस संभावना का जो माप है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं उस इवेंट की। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, उस इवेंट के फेवर में कितनी आउटकम्स है, डिवाइड बाय उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स कितनी है, उनकी संख्या बतानी है, टोटल हमें कितनी है। क्लियर। तो अब देखिए कि जितने भी हमारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चंस को हम इन 5 स्टेप में जो है सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप में है, हम ये बताएंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल कितनी आउटकम्स पॉसिबल है। पहले स्टेप में हम ये बताएंगे। दूसरे स्टेप में जो हमें इवेंट पूछा गया है
उस इवेंट को डिफाइन करेंगे भी इवेंट क्या है। फिर तीसरे स्टेप में उस इवेंट के फेवर में कितनी आउटकम्स है। चौथे स्टेप में जो मैंने अभी फार्मूला आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला समझाया है वो लिखेंगे। और पांचवें स्टेप में हम कुछ कैलकुलेशन करके इसका आंसर लिख दें। यानी सिर्फ 5 स्टेप में हमारा हर एक क्वेश्चन लगभग हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमारी एनसीईआरटी बुक का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। इवेंट क्या है, गेटिंग ए हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, कि जब एक सिक्का उछाला जाता है तब एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप ज्ञात कीजिए। साथ में कहता है कि आल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, साथ के साथ आप टेल प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी भी बता दीजिए। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए कि सबसे पहले आपको एक फार्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट बाय में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो अब देखिए यहाँ पर जब आपने कॉइन टॉस किया है, तो आउटकम्स कौन कौन सी होगी। एक कॉइन में 2 ही आउटकम्स होती है, या तो हेड होगी या टेल होगी। ठीक, तो कितनी है यहाँ पर संख्या, 1 और 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कॉइन उछालने पर आउटकम्स टोटल कितनी पॉसिबल है, 2। कौन कौन सी है, हेड एंड टेल। इनको ब्रैकेट में लिख करके दिखा दीजिए। ठीक है, और इवेंट क्या है हमारा, गेटिंग ए हेड। मैंने पहले से इस टाइम बचाने के लिए लिख दिया है। अब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, हेड के फेवर में सिर्फ एक ही आउटकम है, ये वाली। ठीक, तो कितनी आउटकम्स है उनकी संख्या बतानी है, तो फेवर में सिर्फ एक ही आउटकम है। ठीक, तो वो एक लिख दिया है मैंने। अब उसका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखना है। फार्मूला मैंने पहले रिपीट कर दिया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ दोबारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड क्या होगा, फेवरेबल इवेंट कितने भाई, 1, डिवाइड बाय टोटल इवेंट कितने हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं, 2। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। अब देखिए कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, एक हेड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन में ये कहता है कि आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, एक टेल प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी भी आप फाइंड आउट कर दीजिए। तो देखिए एक किस्म से इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया। तो यहाँ पर 2 इवेंट हो गए, गेटिंग ए हेड, इस हेड वाले इवेंट को हमने ई का नाम दे दिया, और गेटिंग ए टेल को आप एफ का नाम दे सकते हैं, टी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि लेट इवेंट एफ, इवेंट एफ क्या है, गेटिंग ए टेल। ठीक, अब इवेंट हमने डिफाइन कर दिया। अब ये देखने कि टेल के फेवर में कितने आउटकम्स हैं। टेल के फेवर में सिर्फ एक ही आउटकम है, वो लिख देते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट का नाम लिखना है एफ, यानी टेल के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, सिर्फ एक है। उसके बाद हमें ये फार्मूला लिखना है। फार्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, अब फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 1, और ऑल पॉसिबल कितनी है, 2। तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई, 1/2।
तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल या गेटिंग ए टेल इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ आप हेड लिख सकते हो 1/2। इस तरह से हमारा सम जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन जो है आपका MCQ में आता है तो आपको जस्ट आंसर ही छांटना है। तो आपको देखना कि फेवरेबल कितना है 1, टोटल कितने हैं 2। ठीक, सीधा आप इसका आंसर मार्क कर दें। क्लियर? तो अभी आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एंड सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। अब हमारे NCERT बुक का सेकंड एग्जाम्पल देखिए। सेकंड एग्जाम्पल में हमें क्या कहा गया है, कहता है कि एक बैग में एक तो रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। यानी एक बैग है हमारे पास, उसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सभी जो बॉल है वो सेम साइज की है। कृतिका किसी बच्ची का नाम है, किसी लड़की का नाम है। टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, इस बैग में बिना देखे एक बॉल बाहर निकाल लेती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। सेकंड पार्ट में पूछा है कि रेड बॉल एंड थर्ड पार्ट में पूछा है ब्लू बॉल। तो देखिए पूरी कहानी क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक बैग है, उसमें 3 अलग अलग कलर की बॉल्स हैं, सभी का साइज सेम है। कृतिका इसमें से बिना देखे एक बॉल निकालती है। बिना देखे बॉल निकालती है, इसका मतलब क्या है कि जितनी संभावना रेड बॉल निकलने की है उतनी संभावना क्या है ब्लू बॉल निकलने की, और उतनी संभावना क्या है येलो बॉल निकलने की। यानी ये जो तीनों इवेंट है, रेड बॉल निकलना, ब्लू बॉल निकलना और येलो बॉल निकलना, है तीनों इवेंट जो है वो क्या है इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक, जब इक्वली लाइकली इवेंट है तो इसका मतलब जो हमने फार्मूला पढ़ा प्रोबेबिलिटी का वो लगेगा, 100% लगेगा। तो हमें आंसर लिखना कैसे, उससे पहले हमारा आंसर आएगा क्या वो एक बार हम रफली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि इन 3 बॉल में से एक बॉल बाहर निकालना, तो देखिए वो बॉल क्या आ सकती है आपकी, रेड बॉल आ सकती है या ब्लू बॉल आएगी या फिर येलो बॉल आएगी। तो यहाँ पर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी 3 होगी। ठीक, अब येलो बॉल के फेवर में कितनी आउटकम है भाई 1, येलो बॉल के फेवर में कितनी है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितनी हो जाएगी, येलो के फेवर में क्या है सिर्फ एक ही बॉल है, और टोटल कितनी है, टोटल पॉसिबल 3 है। तो येलो बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड के फेवर में भी कितनी है सिर्फ 1 है, और टोटल कितनी है, टोटल 3 है। तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल बाहर निकलने की, ब्लू के फेवर में भी सिर्फ 1 ही है भाई, और टोटल आउटकम्स 3 है। टोटल बॉल 3 है तो आउटकम्स में 3 होगी ना। तो 3 पार्ट है, तीनों का आंसर क्या है सेम। अब देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता लग गया, लेकिन अब हमें अपने नोटबुक में या हमें एग्ज़ाम में जो है इसको लिखना कैसे वो सीख लेते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पर ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो देखिए हमारे पास 3 ही है, रेड ब्लू एंड येलो। तो नंबर बताने हैं 3, कौन कौन सी है वो ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में इवेंट क्या है, येलो बॉल ड्रा करना। ठीक है,
येलो बॉल बाहर निकालना। तो इस इवेंट को मैं चलो वाई का ही नाम दे देता हूँ ताकि हमें याद रह जाए, ठीक है, कि वाई फॉर येलो है, ठीक है। तो लेट इवेंट वाई इज ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब बाहर निकलना, ड्राइंग ए येलो बॉल, ओके। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू वाई, येलो के फेवर में कितने आउटकम है, सिर्फ एक है। उसके बाद आ गया हमारा फार्मूला। अब फार्मूले में देखो मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक। तो ए के बजाय अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वाई करना है, तो यहाँ पर भी हम वाई करेंगे, ठीक। वाई के फेवर में कितने आउटकम है, एक, टोटल कितने हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वाई विल बी 1/3। अब देखिए कि जब एक ही क्वेश्चन में कई सारे इवेंट आ जाते हैं ना, तो आप चाहो तो ये फार्मूला बार बार लिखने से बच सकते हो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पर आपने पहली लाइन लिखी है ना, यहाँ पर पहली लाइन के तुरंत बाद में, पहली लाइन के तुरंत बाद में ये वाला जो फार्मूला है, इसको यहाँ के बजाय यहाँ लिख दो, ठीक। और यहाँ पर इसको जनरल फार्मूला बना दो एक, ठीक है। यहाँ पर हम इवेंट ई का नाम दे देते हैं, ठीक। अब देखिए कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 3 हो गया, प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला हो गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो, क्लियर। ये तरीका बेस्ट है, इसमें आपको फार्मूला बार बार नहीं लिखना पड़ेगा अगर आप यहाँ फार्मूला लिख देते हो तो। अब इसी तरह से जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लेट इवेंट, अब इवेंट को क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, इज इक्वल टू ड्राइंग ए रेड बॉल, ड्राइंग ए रेड बॉल, ठीक। और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू आर, रेड के फेवर में, रेड के फेवर में देखिए एक ही है, ठीक। तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना हो जाएगा, फेवरेबल कितना है, एक, और टोटल कितने हैं, 3, ठीक। इसी तरह से आप जो है इसका तीसरा पार्ट कर सकते हैं। तो देखिए वैसे तीसरा पार्ट मुश्किल नहीं है, 2 ही लाइनें लिखनी है, सारे 3 लाइनें, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे का थोड़ा सा हाथ तंग है ना मैथ में, तो उसके लिए मैंने लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर की कुछ बेसिक बातें सीखी, जिसमें हमने ये सीखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, उसके आउटकम्स क्या होती हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। इसके अलावा एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, और इसी बेस पे हमने हमारे एनसीईआरटी बुक के 2 एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए। तो कल के लेक्चर में जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स भी हम देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और लगभग इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, लगभग 13 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में। तो सभी के सभी एग्जाम्पल्स जो है कल के लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।